हेलो फ्रेंड्स, आपका योद्धा क्लासेस में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले 3 क्वेश्चन, डेली का 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म होती है, शुक्राणु। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओवम होती है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, न्यूरॉन्स होती है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सेल, पहला टॉपिक में जो पहला क्लास था मेरा, उसमें आपको टर्मोलॉजी के बारे में बताए थे। बायोलॉजी की टर्मोलॉजी, कौन से वर्ड होते हैं उसके बारे में बताए थे। आज अब हम टॉपिक वाइज उस जो टॉपिक था उसका डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का टॉपिक है सेल। ठीक है, सेल 2 तरह का होता है, एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। इसमें देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए कोशिका झिल्ली जो है आपका बाहर का जो ये डायग्राम है, ऐसे ऐसे जो बना हुआ है ये है, ठीक है। और केंद्रक हमेशा बीच में रहता है, किसका? एनिमल सेल का। लेकिन प्लांट सेल का जो केंद्रक होता है कहीं भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे है। उसी तरह फिर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में सेम होता है, ठीक है। अब एनिमल सेल में जो जो वर्ड होता है, जो टर्म होता है, वो प्लांट सेल में नहीं है, जैसे कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है आपका सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। राइबोसोम भी आपका सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। उसी तरह आएंगे पादप कोशिका में सेल वाल जो होता है, कोशिका भित्ति बोलते हैं हिंदी में, वो ये वाला है। ये जो है ये है कोशिका भित्ति, ये सिर्फ आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। और उसी तरह रिक्तिका जाएंगे। रिक्तिका देखिए ये जो घुमा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है, ये रिक्तिका है। उसी तरह फिर हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट में है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी आपका पादप सेल में पाया जाता है। मतलब पादप कोशिका में आपका एक कोशिका भित्ति हो गया, रिक्तिका हो गया और क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और जंतु कोशिका में जो पाया जाता है वो सेंट्रोसोम है, राइबोसोम होता है, जो आपका एनिमल सेल में पाया जाता है। कॉमन जो है दोनों में, वो कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है और माइटोकॉन्ड्रिया है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छा से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कौन सा जो है वो जंतु में है या पादप में है, ये देखते हैं। कोशिका भित्ति जो है ये जंतु में नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो जंतु में पाया जाता है, लेकिन पादप में भी पाया जाता है। हरित लवक जो है वो जंतु में नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है आपका जंतु में पाया जाता है, लेकिन पादप में नहीं पाया जाता है। रिक्तिका जो है दोनों में पाया जाता है, लेकिन छोटा आकार का होता है जंतु में और बड़ा आकार का होता है पादप में। केंद्रक जो है आपका जंतु में पाया जाता है, लेकिन जंतु में हमेशा सेंटर में होता है, लेकिन पादप में वो कहीं भी हो सकता है। ये देखिए दोनों में दिया हुआ है ऐसा। अब भोजन संचय जो होता है जंतु में, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और पादप में स्टार्च और मांड के रूप में होता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण, जंतु में नहीं होता है, और पादप में स्वपोषण होता है, भोजन निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेल ऑर्गन, कोशिकांग क्या है। पहला कोशिका भित्ति, सेल वाल। अब देखते हैं जंतु में सेल भित्ति नहीं होता है, इसे डेड पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं इसको। किसको? कोशिका भित्ति को डेड पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं, पौधों का मृत भाग। पौधों को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करता है। जैसे आप देखते होंगे पेड़ जो है उसका जो छाल होता है ना, वो मोटा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत मजबूती प्रदान करता है पेड़ को, और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज के रूप में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूछे क्वेश्चन में कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो आपको बोलना है सेलुलोज से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो सेलुलोज है, सेलवाल है। अब सेलुलोज की शुद्धतम रूप क्या है, कॉटन होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य विकास के क्रम में मांस को कच्चा न खाकर पकाकर खाने लगा। अतः सेलुलोज के पाचन के लिए आवश्यक अंग एपिडर्मिस वर्तमान में अवशोषी अंग बन गया। इसका रीज़न ये है कि मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मानव जब विकास के क्रम में मानव हमेशा मांस को पका खाने लगा। जब पका के खाने लगा तो उसको सेलुलोज की जरूरत नहीं पड़ी। सेलुलोज क्या है कि सेलुलोज थोड़ा सा उसमें आपको एपिडर्मिस जो है वो हमें ऐसे भी हम लोग में लुप्त हो चुका है, क्योंकि हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मानव शरीर में सेलुलोज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कवक में कोशिका भित्ति का निर्माण काइटिन के थ्रू होता है,
और जीवाणु में कोशिका भित्ति का निर्माण पेप्टोग्लाइकॉन के थ्रू होता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, तो याद कर लेना है। आगे बढ़े, दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा जो है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं। देखिए पहला क्या है, जंतु व पादप दोनों कोशिका में मिलता है। ये कोशिका झिल्ली हम आपको ऊपर में दिखाए थे, जैसे यहाँ देखिए आपको बताए थे कि कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, ठीक है, उसी के बारे में है। अब जंतु व पादप दोनों कोशिका में मिलती है। निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के द्वारा, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। निर्माण कैसे होता है कोशिका झिल्ली का, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के द्वारा। ये अर्ध परागण चयनित झिल्ली होता है, सेमी परमेबल सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। चयनित उत्पाद को ही कोशिका में प्रवेश कर, जैसे पानी। ये देखिए, ये जो साइड दिख रहा है ना, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। इसमें ये डिसाइड करता है कि सिलेक्टिव पार्ट को ही आने देता है, जैसे पानी को ये अंदर आने देगा, बाकी कोई पदार्थ को अंदर आने नहीं देगा, इसके अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए अंदर में एक तो होता है केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रक द्रव होता है, ठीक है, ये दिख रहा है केंद्रक द्रव होता है, और जो इसके बाहर जो है कोशिका द्रव होता है। अब दोनों को मिलाएंगे तो जीव द्रव होता है, जीव द्रव कहलाता है, ठीक है। और बाहर का ही तो कोशिका झिल्ली है। देखिए जीव द्रव होता है प्रोटोप्लाज्म, क्या है, नामांकन दिया था पुरकिंजे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीव द्रव का नामांकन किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। थॉमस हेक्सले ने क्या कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, तो आपको आंसर देना है थॉमस हेक्सले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है दोहरी झिल्ली कोशिकांग कौन सा है, तो आपको बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली युक्त हो गया। देखिए इसका डायग्राम है, अगर हम बीच से माइटोकॉन्ड्रिया काटेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अंदर में जो ये द्रव होता है, इसमें तरल भाग होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो गोल सा पार्ट है जो दिख रहा है आपको, डीएनए है, ठीक है, डीएनए गोलाकार है। अब देखिए ये जो घुमा हुआ पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है आपको ऐसे से, ये क्रिस्टी बोलते हैं इसको, क्रिस्टी अंगुलीनुमा संरचना होती है। अब आते हैं, खोज किसने किया इसका, खोज किया 1857 में कैलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन बेंडा ने किया था, कार्ल बेंडा ने। और बायोप्लास्ट का अल्टमैन ने किया था। अब देखिए दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है महक, ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माँ से माइटोकॉन्ड्रिया, हा से हरित लवक, और का से केंद्रक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऐसे पूछता है, कौन सा पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगा, ठीक है, तो इसका छोटा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये पावर हाउस ऑफ सेल कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इसका जो समीकरण होता है उसको देखना बहुत जरूरी है कि ये जो C6H12O6 जो है, ये क्या है, ये ग्लूकोज हो गया। प्लस जब ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। सेलुलोज रिस्पिरेशन इसको कहते हैं। सेलुलोज रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ऊर्जा के रूप में ATP के रूप में मुक्त होता है। ऊर्जा क्या, ATP के रूप में मुक्त होता है। जैसे ग्लूकोज का एक अणु को तोड़ने से 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। ये रिएक्शन में देखिए जो एनर्जी है ना, ये 38 ATP है, ठीक है, 38 ATP है। यहाँ देखिए ग्लूकोज C6H12O6 को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पैरुवेइक अम्ल होता है, इसमें 2 ATP और प्लस 36 ATP होते, दोनों मिलाकर 38 ATP हो जाता है, ठीक है। एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, ATP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वसन, जैसे श्वसन होता है, एक प्रकाश संश्लेषण होता है, एक श्वसन होता है। तो श्वसन का जो रिएक्शन होता है वो हमेशा कैटाबॉलिक होता है। क्या होता है कैटाबॉलिक, मतलब कट छोटा छोटा टुकड़े में बांटना। तो इससे हम याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं कि कैटाबॉलिक होता है। तो ये जटिल अणु हो गया, जटिल अणु को छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे तो ये अपचयी हो जाएगा, मतलब हिंदी में अपचयी बोलते हैं। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा, तो सरल रिएक्शन में सरल अणु में तोड़ देगा इसको, जैसे ग्लूकोज को CO2 प्लस H2O में तोड़ रहा है। ये हो गया श्वसन। और श्वसन क्या होता है, जंतु एवं पादप दोनों में सेम होता है, ठीक है। जंतु और पादप में दोनों में सेम होता है। कहने का मतलब है कि जो श्वसन होगा ना, तो वो हमेशा O2 ही लेगा और CO2 छोड़ेगा, चाहे जंतु हो या पादप हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ता तो मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन होता था। क्या हम सोचते कि पादप हमेशा क्या करता है, O2 लेता है, O2 सोचते थे, लेकिन नहीं, यहाँ CO2 लेता है, लेकिन यहाँ पे O2 ले रहा है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो खाली पेड़ पौधे के द्वारा होता है, ना कि पादप जंतु के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, सरल अणु का जब रिएक्शन कराते हैं तो वो जटिल अणु में निकलता है। जैसे CO2 प्लस H2O का रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकलेगा।
तो ये प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? सिर्फ पादप में होता है, ठीक है, पादप में सिर्फ होगा, ना कि जंतु में। बात है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं डायग्राम के थ्रू, इसका हम कर रहे हैं। देखिए श्वसन क्या है और ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है श्वसन में और एनाबॉलिक रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण में। देखिए कैटाबॉलिक कट बताए थे आपको, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना, तो रिस्पिरेशन क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन में करेगा। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? एनाबॉलिक मतलब सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करेगा कन्वर्ट। ये हो गया। अब देखिए श्वसन में क्या है? सजीव। श्वसन में सजीव प्लांट और एनिमल दोनों का हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण में केवल पादप में होता है, ना कि जंतु में। तीसरा क्या है? इसमें क्या होता है? O2 ग्रहण करता है, इनपुट होता है, अंदर आता है, O2 ग्रहण कर रहा है और CO2 उत्सर्जित कर रहा है। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें प्रकाश संश्लेषण में O2 इनपुट है मतलब ग्रहण कर रहा है और O2 आउटपुट मतलब उत्सर्जित कर रहा है। चौथा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय श्वसन करता है। और चौथा हरित लवक है इसमें, जो कि सिर्फ पादप में होता है, ना कि जंतु में। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, पादप में भी और प्लांट में भी होता है। और ये सिर्फ जो हरित लवक है सिर्फ क्या है? आपका पादप में होता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? माइटोप्लास्ट बाहरी झिल्ली रहित होता है। जो माइटोप्लास्ट, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली उसमें रहता है, दोहरी झिल्ली होता है, मतलब बाहरी झिल्ली और एक अंदर का झिल्ली, तो वो हो गया। लेकिन इसमें माइटोप्लास्ट में क्या है? बाहरी झिल्ली नहीं होता है। रहित मतलब होता है नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली पूछता है कि कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम होता है। तो इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, एटम बम ऑफ सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो कोई क्षतिग्रस्त कोशिका मान लो हमारे शरीर में है, तो लाइसोसोम उसको क्या करेगा? उसको रिपेयर करेगा। और किस माध्यम से करेगा? इसको करेगा हाइड्रोलाइटिक के द्वारा उसको करता है। ये हो गया। आगे चलते हैं, 5वां टॉपिक पे चलते हैं। अंतःप्रदीय जलिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए इसका डायग्राम ये है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? विस्तार क्या है? केंद्रक से कोशिका झिल्ली, परिवहन अंग भी बोलते हैं। पूछेगा परिवहन अंग कौन सा है सेल में, तो आपको इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बताना है। खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भीतर में जो भीतर का स्थान है, भीतरी स्थान, उसको ल्यूमेन ने खोजा था। और भीतरी स्थान हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दो तरह का होता है। खुदरी एक रफ होता है, एक चिकना होता है। रफ में आपका राइबोसोम होता है, उसको कर्ण को क्या बोलते हैं? राइबोसोम कहते हैं, और प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन जो स्मूथ पार्ट होता है उसमें क्या होता है? वसा और चर्बी का निर्माण होता है, उसको लिपिड कहते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट करता है, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से देखें इसको। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या है? जैसे ये राइबोसोम है जो चिपका हुआ था रफ में, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या है? झिल्ली रहित कोशिका अंग होता है, सबसे छोटा कोशिका अंग होता है। सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, इसलिए हम इस तरह से टॉपिक है ना, क्या इस तरह से लिखना ना, अगर लाइन बाय लाइन लिखा रहेगा ना तो आपको पढ़ेगा, आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन इस तरह से जो हम बना के लाए हैं ना आपका फॉर्मेट, उससे आपको मजा आएगा पढ़ने में, आप रिवीजन करने में भी आसानी होगा। इसी तरह देखिए अब आगे खोज इसका किसने किया था? राइबोसोम का प्लेड ने किया था। इसको प्लेड कण भी कहते हैं। कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसका कार्य क्या है पूछेगा? राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करने के, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। कोशिका का इंजन भी बोलते हैं इसको, पूछेगा कोशिका का इंजन किसको बोलेंगे? तो राइबोसोम को बोलेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। ये जो आपका सेल है, सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें केंद्र विहीन होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है और विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल जीवाणु, बैक्टीरिया और पादप में होता है, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है पादप और जंतु। अब देखिए प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम का होता है और यूकैरियोटिक आपका 80S राइबोसोम का होता है। इसमें भी 2 इकाई होता है, दोनों में 2 इकाई देख लीजिए। 50S राइबोसोम का होता है और 30S राइबोसोम का हो गया प्रोकैरियोटिक। और इसमें जो होता है यूकैरियोटिक में 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम, दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसे फॉर्मेट है। आप सोचेगा कि 60 + 40 100 हो रहा है, और यही एग्जामिनर क्या करेगा? इसी को पूछ देगा। आप देखेंगे अरे 60 है यहाँ पे तो 20 यहाँ होना चाहिए, तो क्या है कि 80 है,
तो ये आप गलत कर बैठेंगे। इसलिए आपको याद रखना है 60 और 40 का है और ये 50 और 30 का है, इसको याद करना है। नोट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में कौन से प्रकार का राइबोसोम मिलता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में कौन से प्रकार का राइबोसोम मिलता है, तो आपको बताना है 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सातवां नंबर आएंगे, इसमें सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम जो है इसका आकार पूछा हुआ है, बेलनाकार आकार का होता है, जैसे कि ये बनाया हुआ है। और इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है। कार्य क्या है, कोशिका विभाजन का, सेल डिवीजन का कार्य करता है सेंट्रोसोम, और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ना कि पादप कोशिका में। पादप में नहीं पाया जाता है, नहीं होता है, ठीक है। और खोज किसने किया था, वेवरी ने किया था। अब गोल्जी काय बॉडी जिसको बोलते हैं, देखिए इसका खोज फैमिली गोल्जी, इससे आप याद कर सकते हैं, गोल्जी दोनों मैच कर रहा है, इससे आप पता कर सकते हैं कि खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। कोशिका का मुख्य श्वसन अंग होता है, ये कोशिका का मुख्य श्वसन अंग मतलब सांस लेने का जो मेन कोशिका होता है, कोशिका का मुख्य अंग होता है, गोल्जी काय होता है। और इसको क्या होता है, अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने वाला अंग है। ये क्या करता है गोल्जी काय, ये अनावश्यक जो तत्व का आपको जरूरत नहीं है कोशिका को, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और पादप कोशिका में गोल्जी काय को डायोसोम कहते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पादप कोशिका में गोल्जी काय को क्या कहते हैं, डिक्टोसोम कहते हैं, ठीक है। आते हैं 9वां नंबर में, लवक, प्लांट सेल। ये भी देखिए, लवक जो है, प्लास्टिड जो है, वह प्लांट सेल में ही होता है, ना कि एनिमल सेल में नहीं होता है। अब देखिए इसमें प्लांट सेल में क्या क्या, देखिए 3 फॉर्मेट है इसका। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, पादप में भोजन का संचय करता है। पादप में जो ल्यूकोप्लास्ट है जो वाइट होता है, भोजन का संचय करता है, स्टार्च और मांड के रूप में संचय होता है, और एग्जाम्पल इसका अनाज है। अब हरित लवक में आएंगे, या क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पादप का रसोई घर पूछता है, पादप का रसोई घर कौन सा है, तो आपको बोलना है क्लोरोप्लास्ट। पर्णहरित होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन निर्माण स्वपोषी खुद से करता है, और मैग्नीशियम धातु इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु और दोहरी झिल्ली इसमें होती है। ये सब आपको पॉइंट याद रखना है, इसमें क्या होता है ऐसे आपको याद करना है। फिर आपका आएंगे क्रोमोप्लास्ट में आएंगे, रंग निर्धारण करता है ये, ठीक है। टमाटर जैसे टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण। और मिर्ची में लाल रंग होता है कैप्सानथिन से होता है, ठीक है। मिर्ची में लाल रंग कैप्सानथिन के कारण होता है। ये दोनों आपको तीनों याद कर लेना है। अब देखिए मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम वर्णक के द्वारा होता है, और पीलिया में पीला रंग होता है बिलिरुबिन वर्णक के द्वारा होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 10वां में है आपका रिक्तिका, रसधनी। पादप कोशिका में सबसे बड़ा आकार का कोशिकांग होता है, पादप कोशिका में सबसे बड़ा आकार इसी का होता है। पानी H2O से भरा होता है, ये पानी H2O से भरा होता है, कौन, रक्तिका पानी से भरा होता है। और इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की बाहरी परत को हम लोग क्या पूछ लेगा, रिक्तिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और 11 केंद्रक है, इसमें DNA और RNA होता है, ये अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आशा करता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और हाँ, इसको आप रिवीजन करते रहिए, बार बार देखिए, और आपको तभी समझ में आएगा। ऐसे सोचिए कि हम एक बार देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या होगा ना कि आप भूल जाएंगे। इसलिए डेली इस क्लास में आने से पहले आप एक बार इसको रिवीजन कर लें अच्छा से, पूरा एकदम टॉपिक वाइज मैंने बताया है इसमें नोट्स का, ये मेरा खुद का नोट्स है, और इसको आप अच्छा से याद करिए, समझिए, और जहाँ को डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं इसको कमेंट को बताऊँगा, ठीक है। ये मेरा दूसरा क्लास है, धीरे धीरे मैं पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, ऐसे करके हर दिन मैं एक टॉपिक पे एकदम सीक्वेंस वाइज आपको ऐसे वीडियो डालता जाऊंगा। और हाँ, मैं एक शॉर्ट नोट्स भी डाल रहा हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। उसमें क्या है, टर्मोलॉजी के बारे में, मैं लॉजी के बारे में डेली 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें, और वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे जोड़ें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो इस तरह से बनाते जाऊं, और आपको पूरा मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं पूरा GS को और GK को पूरा कंप्लीट करूं, ठीक है। और YouTube पे मैं पूरा इसको पढ़ा दूंगा। इसी तरह सीक्वेंस में मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।
आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे।